इससे पहले कि आप कहानी में डूब जाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। केन्या एक ऐसा समृद्ध देश है जहां हो सकता है कि हमारे तरह लोगों के पास खाने पीने घूमने के लिए बड़े पार्क और रहने के लिए बड़े घर ना हों, मगर एक चीज़ जो केन्या को सबसे अलग बनाती है वो है विश्वास, ईमानदारी, भोलापन। 2007 में केन्या के एक शहर मोम्बासा, जिसे वाइट और ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ मगेंगो नाम के शहर में ब्राउन स्विंजर नाम के एक डॉक्टर अपने बेटे के साथ रहते थे। क्योंकि ब्राउन और उनकी बीवी का डाइवोर्स हो चुका था, इसलिए उनका बेटा अपने पिता के साथ और बेटी इसाबेल मदर के साथ रहती थी। एक बार डॉक्टर ब्राउन अपने बेटे के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसे कहीं घुमाने के लिए ले जाने की सोचते हैं। माँ का साथ ना होना किसी भी बच्चे के लिए दर्द भरा होता है, तो इस ख्याल से वो अपने बेटे के साथ मोम्बासा आइलैंड घूमने का प्लान बनाते हैं। ब्राउन ट्रैवल एजेंसी से टिकट अरेंज करते हैं और बेटे के साथ मोम्बासा आइलैंड की तरफ चल देते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो दोनों बहुत थक जाते हैं, क्योंकि इतनी दूर का ट्रैवल, सो वो होटल में जाकर सो जाते हैं। मगर जब सुबह का नज़ारा वो लोग देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। ब्राउन और उनके बेटे ने आज के पहले ऐसा मंजर नहीं देखा था। विंडो के सामने बड़ी सी झील, आसमान मानो ज़मीन को छू रहा हो, बर्फ़ की चादर पेड़ों के ऊपर चढ़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि धरती का स्वर्ग अगर कहीं पर है तो वो मोम्बासा आइलैंड पर। ब्राउन को उनका बेटा गले से लगा लेता है और पापा आई लव यू कहता है। शायद किसी भी फादर के लिए इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। उनको लगा कि मानो मैंने इसके मदर की कमी को पूरा कर दिया हो। तभी दरवाजे पे खटखट की आवाज़ सुनाई देती है। मॉर्निंग के 7 बज चुके थे। इन्हें लगता है कि कौन हो सकता है। ब्राउन आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलते हैं। तभी देखते हैं कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट उनके सामने होता है। ब्राउन उसे अंदर आने की इजाज़त देते हैं। वो ब्रेकफास्ट रखकर और थैंक यू बोलकर वापस चला जाता है। सामने ऑमलेट और चाय देखकर दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर उसी खिड़की के पास आकर खड़े हो जाते हैं। ब्राउन कुछ सोच ही रहे थे कि उनके बेटे ने उनसे कहा कि डैड, मॉम की याद आ रही है ना? ब्राउन कहते हैं, मुझे इसाबेल की याद आ रही है। उसे घूमने का बहुत शौक़ था। मगर खैर छोड़ो, और दोनों हंसने लगते हैं। मॉर्निंग के 8:30 हो चुके थे। दोनों कैजुअल कपड़ों में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ हल्का सा सर्द मौसम था, सो दोनों ने जैकेट भी डाली थी। सबसे पहले वो उस झील के पास पहुंचते हैं जो उनके घर के विंडो से दिख रही थी। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। पास में बोट का इंतजाम भी था, क्योंकि ट्रैवल एजेंट के थ्रू वो गए थे, इसलिए रहने खाने घूमने सब इंक्लूड पैकेज में इन्वॉल्व था। सो वो उस बोट पर बैठ जाते हैं और धीरे धीरे बोट आगे बढ़ने लगती है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं नज़ारा और भी खूबसूरत होता जाता है। उन्होंने आज से पहले इस तरह के पेड़, पौधे, धरती, अंबर, बर्फ, पहाड़, नदी, समंदर कहीं नहीं देखा था। सूरज की किरण मानो हमारे शरीर पर कोई निशान बना रही हो, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में खेल रहा हो। प्रकृति हमें इस तरीके से खिला रही थी। यकीनन आज मैं अपने बेटे को दुनिया का सबसे हसीन खुशी दे पाया। काफ़ी सब्र बीत चुका था और करीब शाम के 5 बज गए थे, लेकिन क्योंकि हल्की सी ठंड और बर्फ़ की वजह से ऐसा लग रहा था मानो रात के 8 बज गए हों। तभी नाविक बोट को वापसी के लिए घुमाने लगता है तो ब्राउन का बेटा उसे रोकता है। अरे अंकल, आप बोट को क्यों वापस कर रहे हो? मुझे और भी आगे जाना है। नाविक उन्हें सावधान करता है कि सर, ये जगह जितनी ही खूबसूरत है ये उतनी ही ख़तरनाक भी है। यहाँ से आगे जाना तो आसान है, मगर वापस आना नहीं, क्योंकि बोट में इतना ही ईंधन होता है कि हम उस किनारे तक पहुँच सकें। और वहाँ उस किनारे एक बहुत ही वीरान दुनिया शुरू हो जाती है। वहाँ पर दूर बियाबान, रेगिस्तान, जहाँ न रहने को न खाने को, और बड़े बड़े जानवर, पंछियों में चील और बाज इंसानों को खाने के लिए बेताब रहते हैं। यहीं से आगे रेगिस्तान इलाके के पास ही मसई मारा इलाका भी शुरू हो जाता है। वहाँ जाकर कोई वापस नहीं आ सकता। मैं आपको इससे अच्छी जगह लेके जाऊँगा। आज हमें वापस चलना चाहिए।
दोनों वापस आ जाते हैं, मगर ब्राउन का बेटा अब पहले से ज़्यादा मायूस हो जाता है। उसे तो बस नदी के उस कोने तक मसई मारा देखने की जिद चढ़ चुकी थी। ब्राउन उसकी कोई भी बात टालना नहीं चाहते थे, सो उन्होंने कल जाने की बात कहकर बेटे को सुला दिया। सुबह वो जल्दी ही जाकर एजेंट से बात करते हैं, मगर एजेंट ये कहकर मना कर देता है कि हम आपको किसी भी जगह पर सिर्फ एक बार ले जा सकते हैं। आपका सिर्फ 2 डेज़ और 3 नाइट का ही पैकेज है, उसके बाद हम वापस चलेंगे। मगर फिर भी अगर आपको जाना है तो आप पर्सनल बोट का अरेंजमेंट कर लीजिए। ये कहकर वो चला गया। ब्राउन एक छोटी सी बोट का अरेंजमेंट करता है। वो अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरा करना चाहता है। बोट एजेंट उनका आईडी कार्ड अपने पास रख लेता है और शाम को 5 बजे से पहले आने की वार्निंग देकर जाने के लिए बोट का अरेंजमेंट करवा देता है। इस बार अब ब्राउन और उनका बेटा सिर्फ 2 लोग ही बोट पर थे। उन्होंने खाने पीने के लिए अच्छा खासा सामान ले रखा था और वो निकल पड़ते हैं अपने सफ़र के लिए। ब्राउन जल्द से जल्द नदी के उस किनारे पर पहुंचकर अपने बेटे को वो दुनिया दिखाना चाहते हैं और फिर वापस भी तो आना था शाम ढलने के पहले। लगभग 6 बज चुके थे और बोट लगातार आगे बढ़ रही थी। ब्राउन के माथे पर थोड़ी परेशानी भी बढ़ती जा रही थी, मगर बेटे की खुशी की खातिर उन्होंने सोचा वापस होकर बोट वाले को एक्स्ट्रा पे कर दूंगा, लेकिन आज मैं इसके लास्ट छोर तक जाकर रहूँगा। शाम के 7 बज चुके थे। कुछ पेड़ पौधे जिन पे पत्तियां नहीं थी दिखाई देने लगे थे। हवा भी बंद थी और ठंड भी कम लग रही थी। दोनों जैकेट भी उतार देते हैं। सूरज ढलने को तैयार था, मगर अब भी इतना उजाला उसके अंदर था कि धरती को साफ देखा जा सकता था। एहसास तो होने लगा था कि मसई मारा का रेगिस्तान आ चुका है, मगर प्रूफ तब मिला जब बोट का ईंधन खत्म हो गया। ब्राउन इतना तो जान चुके थे कि कुछ तो है जो गलत हो रहा है, मगर फिर भी वो अपने बेटे की खातिर वहाँ आ चुके थे। अच्छा ये था कि उन्होंने खाने पीने के लिए अच्छा खासा सामान ले रखा था, मगर वो भी कब तक चलता। उन्हें लगा कि कोई बोट यहाँ तक आएगी और उस पर बैठ के वो वापस चले जाएंगे। 2 दिन बीत गए थे। अब खाने का सामान भी ख़त्म हो गया था और जो मुंबासा आइलैंड उन्हें जन्नत की तरह दिखाई दे रहा था, अब वो मसई मारा के जंगल में तब्दील हो चुका था। यानी कि अब एकदम वीरान, जहां इंसान क्या जानवर भी देखने को ना मिले। वो दोनों घूमते घूमते काफ़ी आगे निकल चुके थे। अब ब्राउन के बेटे का सब्र का बांध टूट रहा था। वो थकान और भूख से एक जगह बैठ जाता है और जोर जोर से हेल्प हेल्प कहकर आवाज़ देता है, लेकिन जैसे उसकी आवाज़ उसे ही आकर सुनाई देती हो। लड़के की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। ब्राउन के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल भरा होता है। उसे खुद पे गुस्सा आता है कि उसने क्या कर दिया। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता, धूप भी बढ़ती जाती और उन दोनों की आवाज़ भी कम होती जाती थी। वो दोनों इस वीराने में अकेले, न खाना पीना न हेल्प, अब दोनों के लिए जीना ही मुश्किल हो गया था। ब्राउन एक जगह बैठकर अपने बेटे को लेटा देते हैं और उसके सर को अपने पैरों पर रख देते हैं। धीरे धीरे 4 दिन बीत जाता है। दोनों की स्थिति ऐसी होती है कि वो एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाते हैं। ब्राउन अंदर ही अंदर टूटने लगता है। वो सोचता है कि उसकी ही गलती थी। इंसान दूसरों की नज़रों में गिर जाए तो कोई बात नहीं, मगर अपनी नज़र में गिर जाए तो फिर उसका मरना ही अच्छा होता है। मगर अब जैसे तैसे जान निकल जाए। ब्राउन से अपने बेटे का दर्द देखा नहीं जा रहा था। उसका बेटा कराह रहा था, भूख से तड़प रहा था। इन चीज़ों ने ब्राउन को झकझोर दिया था। तभी एक हिचकी सी सुनाई देती है और ब्राउन जब नीचे देखता है तो उसके बेटे की मौत हो चुकी थी। अब तो वो पागलों की तरह जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते कब वो पागल बन जाता है ये उसे भी नहीं पता लगता। चील और गिद्ध पूरी तरह से उसके आसपास मंडराने लगते हैं। गिद्ध कहीं पैर तो कहीं सर को नोच रहा था। ब्राउन जो कि पागल हो चुका था, उसे लगता है कि कोई उसका ब्रेकफास्ट जो उसका बच्चा ही था छीन के ले जा रहा है। सो वो जल्दी जल्दी उठता है और उस मांस के लोथड़े को खाना शुरू कर देता है। अगले भाग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।